स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का दूसरा वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है विद्युत परिपथ के घटक। मतलब जो भी हम लोग विद्युत परिपथ बनाते हैं, जैसे आप लोगों के घर में भी विद्युत परिपथ बना होगा, ठीक है, तो उस विद्युत परिपथ में कौन कौन सी चीजें उपयोग में लाई जाती हैं, उसके जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ एक टेबल से हम लोग समझने वाले हैं कि वो दिखते कैसे हैं और उसका जो हम लोग परिपथ बनाएंगे, क्योंकि कॉपी में परिपथ बना पाना तो संभव नहीं है। हम लोग तो परिपथ तो वास्तव में बनाते हैं, लेकिन जब कॉपी में हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए कौन कौन से चिन्हों का उपयोग करेंगे ये हम लोग वहां पर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में संयोजी तारें, विद्युत बल्ब, स्विच, अमीटर, वोल्ट मीटर इत्यादि प्रमुख घटक हो सकते हैं। अगर आप परिपथ बनाते हैं तो उसमें तार हो सकता है, बल्ब हो सकता है, स्विच हो सकता है ऑन ऑफ करने के लिए, कितना करंट जा रहा है उसको नापने के लिए अमीटर हो सकता है, कितना वोल्टेज है उसको नापने के लिए वोल्ट मीटर हो सकता है। हम किसी विद्युत परिपथ को सरलता के लिए विद्युत आरेख द्वारा दर्शा सकते हैं। अगर हम लोगों को समझना है, क्योंकि हम लोग सीधा सीधा जो है प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, पहले हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा, एक परिपथ कॉपी में बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग उसका कुछ आरेख का जो है उपयोग करते हैं, जिसमें सभी घटकों को निम्न चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन सभी घटकों को इकट्ठा करके इनके अलावा अन्य घटकों को भी सारणीबद्ध करने का प्रयास कीजिए। अगर आपके स्कूल में होंगे ये सारे सामान जो है हो सकते हैं, तो अपने टीचर को बोलकर जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो विद्युत घटक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली आपने टीवी के रिमोट में या एसी के रिमोट में या घड़ी में आपने क्या क्या होगा, इसको जो है देखा होगा। और इसका चिन्ह होता है, एक ऐसा लाइन होता है, एक बड़ा डंडी होता है, फिर दूसरा डंडी होता है, और ये इस तरीके से होता है। तो बड़ा डंडी जो होता है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को बताता है, और छोटा जो है वो किसको दिखाता है, नेगेटिव को दिखाता है। इसको आप हमेशा ऐसे याद रखिएगा, जो बड़ा होता है वो धनी है, जो छोटा है वो थोड़ा सा गरीब है, करके ऐसे करके। तो चिन्हों को हमेशा ध्यान रखिएगा। सेल में इस तरीके से एक ही बड़ा डंडी होता है और एक ही छोटा डंडी जो है होता है, और बड़ा डंडी पॉजिटिव, छोटा डंडी नेगेटिव होता है। दूसरा है संयोजी तारें। आपने घर में देखा होगा, तारें जो है बहुत सारे आपके घर में लेकर आते हैं, इसकी भी मोटाई अलग अलग होती है। 1 एम्पियर का तार, 2 एम्पियर का तार, 2.5 एम्पियर का तार, इस तरीके से। और तार का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, जब वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो। ठीक। तीसरा है संधि तार। अगर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन को जोड़ते हैं, जैसे देखो ये एक मेन तार है और यहाँ से एक कनेक्शन काले रंग का तार गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संधि तार। और संधि तार को इस तरीके से टी के जैसा जो है हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है। फिर विद्युत बल्ब, चाहे वो छोटा बल्ब हो चाहे बड़ा बल्ब हो, हम लोग इस तरीके से इसको दिखाते हैं। एक लाइन खींचेंगे और ऐसा, और ये ऐसा, ये बल्ब का हो गया। ठीक है। उसके बाद जो स्विच होता है, जो बटन होता है, अगर वो चालू है तो देखो ये जो एक एक किनारा है और दूसरा किनारा है, ये दोनों किनारे आपस में चिपकेंगे, तभी यहां से धारा प्रवाहित हो पाएगा। या तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हो, या आप एक लाइन खींचेंगे, कोष्टक बनाएंगे और कोष्टक के बीच में ऐसा बिंदु डाल देंगे, तो ये समझ में आता है कि दोनों स्विच आपस में ज्वाइन है, बंद है, और स्विच क्या है, चालू है। देखो, तार बंद है तभी तो स्विच चालू है ना। अगर तार को हम लोग खुला छोड़ देंगे तो परिपथ तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, आवेश तो बह ही नहीं पाएंगे। और जब स्विच बंद होता है तो तार यहाँ पर खुले होते हैं, याद रखिएगा। खुला होने से आवेश एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। या तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, या कोष्टक के अंदर में खाली इस तरीके से दर्शा सकते हैं, बिंदु नहीं डालेंगे। अगर आपने बिंदु डाल दिया तो फिर वो परिपथ बंद हो जाएगा, और परिपथ के बंद होने से स्विच हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बैटरी। बैटरी क्या होता है, जैसे सेल जो होता है वो एक होता है, सेल बैटरी समझ सकते हैं कि बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन है, या उसमें जो है बहुत सारे सेल जुड़ी हुई होती है। इसीलिए यहाँ पर एक लाइन होगा, बड़ा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल, फिर बड़ा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल, इस तरीके से यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ा वाला एक किनारे वाला पॉजिटिव और सबसे लास्ट वाला जो है नेगेटिव, इस तरीके से जो है होता है। उसके बाद अगला है देखिए प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, देखिए प्रतिरोध, जैसे आप रोड में चलते हैं तो अचानक से देखो जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका आता है, या रोड में जो है क्या होते हैं, जहां पर मार्केट वगैरह रहता है या स्कूल वगैरह रहता है, वहां पर ब्रेकर बना दिया जाता है। तो ब्रेकर बनाने का उद्देश्य क्या होता है, ब्रेकर बनाने का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी बस, ट्रक या गाड़ी चल रही है उसकी गति क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट होने के खतरे ज्यादा हैं।
तो उसी तरीके से किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किसी भी मशीन को चलाने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए जब कम करंट की जरूरत पड़ती है, कम पावर की जरूरत पड़ती है, सामान्य भाषा में अगर कहूं तो वहां पर हम लोग प्रतिरोध का जो है उपयोग जो है करते हैं। ठीक है, जैसे देखो आपके घर में जो बिजली आती है उसका वोल्टेज कितना होता है, 240 से 250 वोल्ट, और करंट कितना एम्पियर का दौड़ता है, 5 एम्पियर का। लेकिन आपके फोन को चार्ज करने के लिए क्या 5 एम्पियर की जरूरत पड़ती है, इससे कम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो आपके फोन का अडेप्टर होता है ना, अडेप्टर बड़ा सा इस तरीके से डिब्बा होता है और 2 पिन लगे होते हैं, फिर यहां से कनेक्शन निकलता है जिसको आप अपने मोबाइल में क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो ये जो अडेप्टर है इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है, विद्युत आरेख रहता है या विद्युत परिपथ होता है जिसमें रजिस्टेंस भी लगे होते हैं। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि आपके फोन को जितना चाहिए यहां से तो उसको 240 और 5 एम्पियर मिल रहा है, लेकिन आपके फोन को इससे कम चाहिए, तो उसको रिड्यूस करने, कम करने का काम कौन करते हैं, ऐसे प्रतिरोध लगाकर जो है हम लोग करते हैं। तो प्रतिरोध ऐसा दिखता है, ये कलर रहता है, इसमें अलग अलग कलर रहता है। 12वीं क्लास में आप पढ़ेंगे कलर कोड के बारे में, कौन सा कलर जो है कितना ओम रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध का जो इकाई होता है उसको ओम बोलते हैं। तो कितने ओम का है उसको हम लोग उससे गणना जो है करते हैं। और इसका डिजाइन बिल्कुल रोड के ब्रेकर की तरह होता है, एक ऐसा प्लेन रोड, फिर ऐसा उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़, फिर ऐसा करके। तो ये है आपका प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो ये है प्रतिरोध और ये है परिवर्ती प्रतिरोध, दोनों में अंतर क्या है। देखो ये जो प्रतिरोध है ना, जो इस तरीके का बना है, इसका जो मान रहता है ये फिक्स रहता है। जैसे आप बाजार से जाएंगे तो 1 एम्पियर का 1 ओम का प्रतिरोध मिलेगा, 2 ओम का मिलेगा, 5 ओम का मिलेगा। मतलब ऐसा समझ लो कि ये जैसे रुपए का जो होता है ना, हमारे यहाँ 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का है, 5 का है, 10 का है। 7 रुपए का सिक्का है क्या? नहीं है। 13 रुपए का सिक्का है क्या? नहीं है। 17 रुपए का सिक्का है क्या? नहीं है। तो क्या इसका मतलब हमें 13 रुपए पर 17 रुपए 19 रुपए की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? पड़ती है। तब वहां पर हम लोग कैसे करते हैं, जैसे अगर मुझे 13 रुपए चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, बहुत सारे तरीके हैं। 5-5 का 2 सिक्का ले लूंगा, 1 रुपए का 3 सिक्का ले लूंगा, या 2 रुपए का 1 सिक्का ले लूंगा, 1 रुपए का 1 ले लूंगा, ऐसे करके मैं 13 रुपए बना सकता हूं। तो उसी तरीके से जब हम लोग को विद्युत परिपथ में निश्चित प्रतिरोध के अलावा कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। और इसका डिजाइन है इस तरीके से बना होगा और यहां से एक ऐसा डंडी आ जाएगा, या तो आप ऐसा तीर भी जो है क्या कर सकते हैं, उसमें मार सकते हैं। तो दोनों प्रतिरोध में अंतर समझ में आए। इसमें इसका मान निश्चित रहता है, जैसे 5 रुपए 10 रुपए निश्चित है वैसे, और प्रतिवर्ती में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हमारे हिसाब से जो है प्रतिरोध उपलब्ध नहीं होता है, वो निश्चित रहता है। तो जैसे अगर हमें कहीं पर 2.5 ओम की जरूरत पड़ गई, कहीं पर 3.5 की जरूरत पड़ गई, कहीं पर 9.2 ओम की जरूरत पड़ गई, तो वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं परिवर्ती प्रतिरोध में। जैसे सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पंखे का जो रेगुलेटर है। जब आपको गर्मी ज्यादा लगती है तो आप पंखे की स्पीड बढ़ाते हैं। तो जब आप पंखे की स्पीड बढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर आप क्या कर रहे होते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध के मान को कम कर रहे होते हैं। आप बोलते हैं कि पंखे की स्पीड को बढ़ाओ और रेगुलेटर को घुमाते हैं। तो जब आप रेगुलेटर को घुमाते हैं ना, तो उस परिपथ में रुकावट को आप कम कर रहे हैं, तभी तो वोल्टेज करंट ज्यादा दौड़ेगा और आपकी पंखे की स्पीड बढ़ेगी ना। तो इसीलिए जब पंखे की स्पीड बढ़ती है तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तो पंखे का जो रेगुलेटर है वो बेस्ट एग्जांपल है परिवर्ती प्रतिरोध का। तो यहां पर अगर पंखे की स्पीड को कम करनी है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और पंखे की स्पीड को ज्यादा करनी है तो परिवर्ती प्रतिरोध वहां पर कम होगा। तो ये वहां पर जो है लगा होता है। ये अमीटर है, आप लोगों ने अपने घर में डेफिनेटली देखा होगा, चाहे बोर हो गया या क्या बोल सकते हैं, स्पेशल इस तरीके से अलग से आपके घर में मेन सर्किट होगा वहां पर भी लगा होगा। इसको बोलते हैं अमीटर। और अमीटर से हमें क्या पता चलता है, कितना करंट दौड़ रहा है ये पता चलता है। और इसका डिजाइन होता है ऐसा, एक लाइन होता है, बीच में ए लिख देते हैं और इसके एक किनारे में धन और एक किनारे में ऋण, दो हमारे पास टर्मिनल होते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है बिल्कुल अमीटर के जैसा ही है, वो करंट को नापता है और ये किसको नापता है, वोल्टेज को जो है नापता है। ठीक है, तो उसका डिजाइन कैसा होता है, बीच में वी लिख देते हैं, एक साइड प्लस टर्मिनल और दूसरे साइड जो है ऋण। ठीक, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज जो होता है वो इस तरीके का बना होता है, कांच के अंदर में एक तांबे का तार होता है और इसका डिजाइन इस तरीके से होता है। अब जो फ्यूज होता है इसका काम क्या होता है, जब देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसी भी परिपथ में
जब लगातार जो है विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है तो वहां से उष्मा बाहर निकलती है, और जब उष्मा बाहर निकलती है तो ये डर रहता है कि कहीं आग पकड़ ना लेकर के। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा समाचारों में कि कपड़े के गोडाउन में या किसी फैक्ट्री में जो है शॉर्ट सर्किट के कारण जो है क्या हो गया, आग लग गया, या इसके कारण से जो है पूरी हॉस्पिटल में आग लग गई। इस तरीके से न्यूज़ आप पढ़ते होंगे। तो वहां पर क्यों होता है? क्योंकि लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और जितना का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उससे ज़्यादा अगर आप लोड दोगे तो वो गर्म के कारण हीट प्रोड्यूस करता है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि कितना देर तक विद्युत धारा प्रवाहित होने से कितना उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो उष्मा बाहर निकलती है तो वहां पर आग लगने का डर रहता है। तो जब हम लोग अपने परिपथ में फ्यूज को लगा देते हैं तो फ्यूज एक तरीके से हमारे लिए क्या करता है, सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है। जब विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा हो जाता है या ज्यादा गर्म हो जाता है परिपथ, तो ये फ्यूज क्या होता है, गर्म होने लगता है, और एक निश्चित सीमा के बाद जब गर्म होता है तो ये क्या होता है, फ्यूज जो है टूट जाता है। और जब फ्यूज टूट जाएगा तो मतलब परिपथ टूट गया, परिपथ ब्रेक हो गया। मतलब बिल्कुल आप ऐसा समझ लो कि एक रोड है, और इस रोड ये प्लेन रोड है और ये प्लेन रोड है, बीच में यहाँ पर जो है एक पुल बना हुआ है। जैसे ही पुल में ज्यादा पानी होता है ये पुल धंस गया, तो अब यहाँ से लोग यहाँ जंप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से ये पुल को आप समझ लो, ये एक आपका फ्यूज है और ये तार है। तो जब इसमें ज्यादा गर्म होगा तो ये फ्यूज टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होने से, आग लगने से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए सेफ्टी गार्ड के जैसा जो है क्या करता है, काम करता है। तो किसी भी सर्किट में जो है फ्यूज का लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने अपने घरों में भी सुना होगा, ग्रिप बोलते हैं इसको, सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, देखो ग्रिप का तार उड़ गया हो गया, ग्रिप को चेक कर लो, इस तरीके से कहा जाता है। आजकल तो एमसीबी बॉक्स आ गया है, पहले जो है ग्रिप लगा होता था घरों में। ठीक है, तो आप अपने घर में भी देख सकते हैं लगा है कि नहीं। चलिए, कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको हल करते हैं। क्या आप केवल विद्युत परिपथ में लगे तार को देखकर बता सकते हैं कि उस तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं? तो सिर्फ हम लोग देखकर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि विद्युत जो होता है या विद्युत धारा जो होती है वो एक काल्पनिक चीज है। बिल्कुल हम लोग ऐसा नहीं दिखता है कि आग ऐसा चल रहा है। जबकि आप पानी के पाइप को आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां पर पानी के जो कण होते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, जबकि धारा के जो आवेश होते हैं उसको हम लोग नहीं देख सकते। तो इसका उत्तर होगा हम लोग नहीं बता सकते। यदि नहीं तो आप किस तरह विद्युत धारा के प्रवाह को ज्ञात कर सकते हैं? तो अगर हमें किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, अगर इसको हमें जांच करना है, तो एक तो इसके लिए एक सामान्य सा चीज सबके घरों में होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्टर लगाकर हम लोग देख सकते हैं। अगर टेस्टर जलेगा मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। या टेस्टर अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अमीटर लगाकर भी चेक कर सकते हैं, या वोल्ट मीटर लगाकर भी जो है क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न है, देखिए। जब किसी व्यक्ति को विद्युत के संपर्क में आने पर बिजली के झटके लगते हैं तो उसे हटाने के लिए हम लकड़ी या रबर की किसी वस्तु को उपयोग में क्यों लेते हैं? अब देखिए, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। हो सकता है कि कभी ना कभी आपका इससे सामना हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो देखिए क्या करना है। जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी विद्युत के झटके में आ जाता है या विद्युत तार को छू लेता है, तो उसको हटाने के लिए आपने सुना होगा कि लोहे का रॉड वगैरह से नहीं हटाना होता है। उसको हमें किससे हटाना होता है, या तो लकड़ी से, या तो किससे हटाना होता है, ऐसी चीज से जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जैसे रबर। तो इसका कारण क्या है कि जैसे मान लो ये एक विद्युत धारा है और यहाँ एक व्यक्ति का हाथ चिपक गया है, ये वाला, ये एक मान लेते हैं कि हाथ इसका चिपक गया है, इसको आपको छुड़ाना है। तो ना तो इसको अपने हाथ से खींचना है इस हाथ को, ना ही लोहे के रॉड से इसको झटका देना है, तो आपको किससे करना है, लकड़ी या रबर से। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप लोहे के रॉड से अगर इसको छुएंगे तो लोहे का रॉड जो होता है या तांबे का रॉड जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, और सुचालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अगर आप इसको लोहे के रॉड से मारेंगे तो लोहे के रॉड से आपके शरीर में झटका चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग इसको लकड़ी या रबर से इसको हटाते हैं, तो लकड़ी और रबर जो होता है वो तो विद्युत का कुचालक होता है, तो उसमें आवेश जो है प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को करंट लग गया है या कहीं पर खुला तार, नंगा तार पड़ा हुआ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है,
खासकर ये बरसात के दिनों में होता है, क्योंकि आंधी तूफान के कारण तार टूटकर गिर जाते हैं। तो कभी भी जो है आप उसको नंगे हाथ से या खुले हाथ से मत छूइएगा कि इसमें तो लाइन नहीं है करके, हमेशा प्रिकॉशन लेते हुए उसको जो है छूना है, नहीं तो आपको झटका लग सकता है। आप उसमें जो है क्या कर सकते हैं, अपनी जान भी जो है गंवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से कि हमें क्या चीजें करनी है और क्या चीजें जो है नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत विभव एवं विभवांतर। इंग्लिश में इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए क्षमता। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। आपने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है कि पानी का बहाव सदैव उच्च तल वाले बर्तन से नीचे तल वाले बर्तन की ओर होता है, जब तक कि दोनों बर्तन में पानी का तल समान ना हो जाए। मतलब ये है, मान लो हमारे पास जो है एक टंकी है। ठीक है, इस तरीके से एक बड़ा टंकी है और इस टंकी में पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसका जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। दूसरा हमारे पास टंकी है और वो थोड़ा सा पतला है और इस तरीके से है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें खाली है। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं तो पानी हमेशा क्या होगा, उच्च तल से निम्न तल की ओर हमेशा आता है। मतलब इसमें से पानी ट्रांसफर होगा किसमें, ये वाले बर्तन में। और ये कब तक होगा, जब तक दोनों का ऊंचाई जो है, पानी का स्तर जो है बराबर ना हो जाए। भले ही इनके टंकी के आकार में, इसके आकृति में अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो है, चाहे ये कितना भी पतला क्यों ना हो और ये चाहे कितना भी मोटा बड़ा क्यों ना हो, दोनों में पानी का लेवल जब तक समान नहीं हो जाता तब तक पानी हमेशा ऊंचे जगह से नीचे जगह की ओर क्या करते रहेगी, जाते रहेगी। उसी तरीके से आपने देखा होगा झरने में जो पानी होता है वो ऊंचे से नीचे की ओर गिरता है, कभी भी नीचे से ऊपर की ओर जाता है क्या, नहीं जाता। ठीक है, सामान्यतः पानी का यह प्रभाव दाबांतर के कारण होता है। अब ये बड़े टंकी में से जो पानी भरा हुआ था उसमें छोटे टंकी में पानी क्यों गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोनों में दाब का अंतर है। इसी के कारण से जो है क्या होता है, यहाँ पर दाब ज्यादा है और यहाँ पर दाब कम है। तो दाब के अंतर के कारण ये पानी जो है इस पानी में गया, ये वाले टंकी में गया। और कब तक गया, जब तक दोनों में स्तर बराबर ना हो गया। और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों बर्तनों में पानी का दाब समान ना हो जाए। और ये तब तक इसमें से पानी इसमें खाली होता रहेगा जब तक दोनों का दाब जो है समान नहीं हो जाता। उपरोक्त घटना में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पानी का प्रवाह स्वतः ही होता है। क्या इसमें हमें हाथ से पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है क्या, नहीं। सिंपली दोनों टंकी को या दोनों बर्तन को आप एक पाइप से जोड़ दो, और एक पाइप से जोड़ दोगे तो वो अपने आप जो है पानी क्या होगा, ऊंचे पानी से जो है उच्च दाबांतर वाले से जो है निम्न दाबांतर की ओर जो है अपने आप जो है क्या होगा, वो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम होता है वो स्वतः ही जो है दोनों में दाब के अंतर के कारण से जो है होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जिस तरीके से पानी का प्रवाह जो है दाब के कारण होता है, उसी तरीके से जो है विद्युत परिपथ में विद्युत आवेशों के प्रवाह के लिए क्या होता है, विभवांतर होना आवश्यक है। ठीक है, परिपथ में विभवांतर के कारण ही आवेशों का प्रवाह अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की ओर होता है। आवेशों के इस प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो जैसे पानी जो है बड़े वाले टंकी से छोटे वाले टंकी में जा रहा था क्योंकि दोनों में दाब का अंतर था, उसी तरीके से आवेशों को अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना है तो दोनों में किस चीज का अंतर होना चाहिए, विभव का अंतर जो है होना चाहिए। और हमेशा आवेश कैसे प्रवाहित होता है, अधिक विभव से निम्न विभव की ओर जो है क्या होता है, प्रवाहित होता है। और इसी आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत विभवांतर को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें एक वोल्टेज स्रोत का उपयोग करना पड़ता है। बैटरी व सेल एक प्रकार के वोल्टेज स्रोत ही हैं। और हमें क्या करना है, अगर एक तार है, इस तार में हमें क्या करना है, इस जगह से इस जगह आवेश को भेजना है, तो यहां पर हमें उच्च विभवांतर बनाकर रखना पड़ेगा। और ये उच्च विभवांतर हम लोग कैसे बना सकते हैं, किसी भी एक वोल्टेज का स्रोत को लेकर जो है हम लोग यहाँ पर उच्च विभव बना सकते हैं। और जैसे यहाँ पर उच्च विभव होगा, आवेश यहाँ से सट से दौड़ कर क्या होंगे, दूसरे जगह पर जो है पहुंच जाएंगे। तो हमारे घरों में जो है जो विद्युत स्रोत आता है वो कैसे आता है, तो जो पावर हाउस होता है जहां पर बिजली बनाई जाती है, उस पावर हाउस में बहुत ज्यादा वोल्टेज क्रिएट किया जाता है। और जब बहुत ज्यादा वोल्टेज होगा मतलब उसका विभव क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर वहां से जैसे ही आवेश को डालते हैं तो ये हमारे घरों तक, गांव तक जो है क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये काम कहां पर होता है, पावर हाउस में जो है होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।
चलिए इसके बाद अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में जो है पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कितना बल लगता है, उसका सूत्र क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।